वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। पता करना है कि इसके स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम किस तरीके से हो सकता है, और एक स्क्वायर जो है रोम्बस कैसे हो सकता है, और एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल के फॉर्म में कैसे हो सकता है। बस आपको ये समझाना है। तो यहाँ पे समझना ये है कि स्क्वायर के बारे में आपको पूरी डिटेल्स आपको देनी है, किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल होगा, किस तरीके से पैरेललोग्राम होगा, और किस तरीके से रोम्बस होगा, और किस तरीके से रेक्टेंगल होगा। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने भी शेप के बारे में बताया था, अगर उसके रूल्स को अगर आपने पढ़ा होगा या समझा होगा तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा और रेक्टेंगल होगा। तो पहली बात तो ध्यान से समझना ये है कि ये एक स्क्वायर ये इस तरीके से स्क्वायर शेप में है। देखिए, स्क्वायर में कम से कम 4 साइड होती है, ए बी सी डी। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं। अतः जब स्क्वायर में जब 4 साइड होती हैं तो वो 4 साइड मतलब क्या, स्क्वायर जो होता है 4 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, 4 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है। तो इस वजह से क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि अगर कोई भी शेप स्क्वायर मतलब कोई भी शेप है, अगर 4 लाइन सेगमेंट से घिरा है तो वो कहलाएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड होती है। तो हम बता सकते हैं इट हैज़ 4 साइड्स, इट हैज़ 4 साइड, और इट इज़ क्लोजली इंटायरली सेगमेंट से घिरा होता है। दिस इज क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसे हो गया, स्क्वायर अपने आप में पैरेललोग्राम क्या होता है, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो कैसे करता है, तो ए बी की जो लेंथ है और सी डी की जो लेंथ है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, और ए डी की जो लेंथ है वो बी सी के पैरेलल है। तो इसके आपस में अपोजिट जो एंगल, अपोजिट जो साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। पहली बात तो पैरेललोग्राम की कंडीशन में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इस तरीके से देख के बताइए कि इनके अपोजिट एंगल और इनका ये एक दूसरे के इक्वल है, इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, जो पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करता है। स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब बात करते हैं रोम्बस। अब स्क्वायर जो है रोम्बस कैसे हो सकता है, रोम्बस में क्या होता है, ये इस रोम्बस किस तरीके से हो सकता है। स्क्वायर में सबसे पहले 4 साइड होती है और रोम्बस में भी 4 साइड होती है। अगर स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है ये आपको समझना है। स्क्वायर में 4 साइड होती है, रोम्बस में भी 4 साइड होती है। स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और रोम्बस में भी चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस में भी वही चीज़ है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इस हिसाब से देखा जाए जो रोम्बस की जो कंडीशन है वो स्क्वायर जो है रोम्बस की कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है, एक स्क्वायर रोम्बस बन सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकता। रोम्बस को स्क्वायर बनने के लिए क्या चाहिए, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो जब इक्वल हो जाएगा तब ये स्क्वायर रोम्बस स्क्वायर बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि
रोम्बस को स्क्वायर बनने के लिए इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें सेम नहीं हो रहा है। बस ये है, बाकी सारी खूबियाँ हैं। स्क्वायर में चारों एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में एवरी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इनके अपोजिट एंगल आपस में एक दूसरे के सेम हो सकते हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन स्क्वायर जो है एक रोम्बस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से स्क्वायर रोम्बस बन सकता है। बस यही चीज़ आपको समझना है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। जब आपको समझ में आ जाएगा तो लिखना भी आ जाएगा। रेक्टेंगल की बात करते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल किस कंडीशन बन सकता है? जैसे ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर जो है रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता। बनने के लिए इसके क्या खूबियाँ होनी चाहिए वो देखना है। स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। रेक्टेंगल में फ्रंट साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है। स्क्वायर में फ्रंट साइड जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है, और आपस में इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी सेम होता है। और इनका चारों एंगल 90 डिग्री का हुआ, इसका भी चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें चारों साइड जो है चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें चारों साइड आपस में इक्वल है। और साथ में फ्रंट साइड भी आपस में इक्वल है, पैरेलल भी है। जो 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 खूबियाँ रेक्टेंगल में है वही खूबियाँ स्क्वायर के अंदर भी है। इस हिसाब से देखा जाए स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर तभी बन सकता है जब इनके जो फ्रंट साइड जो हैं चारों, मतलब कि फ्रंट साइड तो इक्वल हैं, लेकिन इनके चारों साइड जब इक्वल हो जाएंगी तब ये स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करेगा। और इनका जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे कट नहीं कर रहा है, लेकिन इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे कट भी कर रहा है। और इनका डायगोनल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होता है, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट भी होते हैं। इनके डायगोनल्स जो होते हैं आपस में बाइसेक्ट होते हैं, पर परपेंडिकुलर नहीं होता है जो स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में रेक्टेंगल में होने के लिए इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट तो है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर इनके डायगोनल बंद हो जाता है, और साथ में इनकी चारों साइड, साथ में इनकी जो बाकी की दो साइड जो है वो अन्य दूसरी दो साइड से के इक्वल हो जाता है, तो इस हिसाब से ये स्क्वायर बन सकता है। लेकिन स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की खूबियाँ हैं। स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की खूबियाँ पाई जा रही है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की कुछ खूबियाँ नहीं है, जिसकी वजह से रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बन सकता, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है। ये है कॉन्सेप्ट इसमें से एक्सप्लेन करने का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेम द क्वाड्रिलेटरल्स दिया है हुज डायगोनल्स। आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल्स का नाम जिनके डायगोनल्स के बारे में दिया हुआ है। अब जिनके डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? पहला, जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे के, तो वो हो गया स्क्वायर। पहला तो हो गया स्क्वायर, ओनली बाइसेक्ट की बात हो रही है। स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल्स के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। और उसके बाद रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट होते हैं। अब इसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये चार क्वाड्रिलेटरल जो हैं इनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के, पैरेललोग्राम के। अब जिनके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, जिनके डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी हो रहे हैं,
तो किस में बाइसेक्ट होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में होते हैं और रोम्बस में होते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, परपेंडिकुलर भी हो रहे हैं। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर पे भी कट कर रहा है और बाइसेक्ट भी होता है। रोम्बस के डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी होता है। इस हिसाब से इसमें दो क्वाड्रिलेटरल होंगे, पहला है स्क्वायर बनेगा, दूसरा रोम्बस बनेगा। इस कंडीशन के आधार पे पहला स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अब थर्ड वाले में किसमें इक्वल लेंथ होती है, जिसमें इक्वल लेंथ होती है उसकी बात करते हैं। पहला तो जिसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो पहला है स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। खाली इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला दो क्वेश्चन हो गया। नीचे के दो क्वेश्चन और देखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल। इसमें बोला है एक जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो है इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कैसे हो सकता है एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, किस तरीके से हो सकता है ये बताना है। एक रेक्टेंगल जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, बस आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होने के लिए जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं अगर अंदर साइड में कट कर रहा है, इंटीरियर साइड में डायगोनल्स, इंटीरियर पॉइंट अंदर साइड में रेक्टेंगल्स के अंदर साइड में लाई कर रहा है, तो वो कहलाएगा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो इनके जो डायगोनल्स है ए बी सी डी, दिस इज ए रेक्टेंगल। ये आपका जो फिगर है ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है जिसमें आपको एक्स बताना ये है कि रेक्टेंगल जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इस तरीके से, और ये यहाँ पे जाके इंटीरियर पॉइंट पे रेक्टेंगल्स के अंदर इंटीरियर भाग में ही वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अंदर भाग में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जो इसी बात को आपको लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इनके जो जिस क्वाड्रिलेटरल के या कोई भी अगर शेप है, कोई भी पॉलीगॉन है, अगर उसका डायगोनल्स इंटीरियर यानी कि उस पॉलीगॉन के अंदर वाले यानी कि उस पॉलीगॉन के डायगोनल्स जो है जिनके डायगोनल्स अंदर साइड में कट करेगा, तो उसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन कह सकते हैं। बस इसमें यही चीज आपको बताना है। इनके जो डायगोनल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ लाई करता है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला, इसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए राइट एंगल। ये जो ए बी सी है ये ए बी सी इज ए राइट एंगल। ए बी सी, ए बी सी जो है एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड में एक O पॉइंट है, जिस O पॉइंट जो है उस साइड का मिड पॉइंट है। ये हो गया इसका मिड पॉइंट O, ये मिड पॉइंट हो गया। अब बात ये कर रहा है कि एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A और B और C। यानी कि ये पूछ रहा है इसके O यानी कि OA
ओ बी और ओ सी, इनकी दूरी जो है तीनों ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिक्स से जो दूरी होगी सेम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनका जो ये ओ बी है और ओ ए जो है और ओ सी जो है आपस में सेम होने चाहिए। ये हमें बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे होगा। तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन वाई ओ इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कैसे होगा ये इक्विडिस्टेंस। जबकि कुछ नहीं दिया है, निकालना है कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, BC के अलोंग ए पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन में बनाना होगा। हमने क्या किया, BC के अलोंग एक हमने इसका एक पैरेलल साइड हमने इसके सामने खींच दिया। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, BC के अलोंग हमने यहाँ पे AD, BC के अलोंग AD जो लाइन हमने खींची वो इसके पैरेलल लाइन खींची और C पॉइंट से हमने इस तरीके से C पॉइंट से एक CD लाइन हमने ड्रॉ किया। एक CD लाइन जो ड्रॉ किया वो AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल मतलब कि BC जो लाइन हमने BC के अलोंग AD लाइन खींचा और AB के अलोंग जो है CD लाइन हमने ड्रॉ किया। दोनों जो है D पॉइंट पे मिलते हैं। अब आपको ये समझना ये है कि यहाँ पे जब इसके अलोंग हमने सेम टू सेम लाइन खींची है तो इस हिसाब से ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल हो गई और पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेलल भी ध्यान समझना है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हमने खींची है। BC जो है वो AD के पैरेलल है और CD जो है वो AB के पैरेलल है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है। और अगर हमने इसके अलोंग खींचा है तो इसके इक्वल डिस्टेंस भी होगी। BC की जो दूरी होगी वो AD के इक्वल है और AB की जो डिस्टेंस है वो CD के इक्वल है। तो जब इक्वल है तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो गई। इस हिसाब से देखा जाए ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल हो गया। ABCD क्या हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया। अब आपको इतना तो पता ही है कि रेक्टेंगल्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ये जो रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स है ये ABCD आपका रेक्टेंगल हो गया और ये 90 डिग्री है। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि अगर हमने कोई भी पैरेलल लाइन कोई भी मतलब दो फ्रंट साइड इसके पैरेलल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अगर ये 90 तो ये भी 90, अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। इस हिसाब से तो इनके चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो ये रेक्टेंगल की खासियत को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान समझना ये है कि ABCD तो एक रेक्टेंगल हो गया। आपने रेक्टेंगल की खासियत क्या पढ़ी है, रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। तो जब सेम होता है तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो AC की जो डिस्टेंस है वो BD के इक्वल है होगी। क्योंकि बिकॉज दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल है। अब जब इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं और मैंने ये भी पढ़ा है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी होते हैं आपस में। तो जब बाइसेक्ट होते हैं तो हिसाब से हम कह सकते हैं OB की जो दूरी होगी वो OD के इक्वल होगा और OC की जो दूरी होगी वो OA के इक्वल होगा। इनके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट होते हैं, लेकिन इनके जो बाइसेक्ट तो हो गए लेकिन इनके डायगोनल्स भी तो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो इस हिसाब से देखा जाए कि ये जो OA है जब इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल है हिसाब से OA जो होगा वो OB के इक्वल होगा और OC के इक्वल होगा। इस तरीके से आपका पता चल गया कि O से जो दूरी होगी वो A से B से और C से बराबर डिस्टेंस की दूरी पे होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।